अब ये नवजागरण और पुनर्जागरण तो आपने इतिहास की किताब में भी पढ़ा होगा और साहित्य की किताब में भी पढ़ा होगा, लेकिन असल में ये होता क्या है। और 19वीं सदी का औपनिवेशिक भारत और हिंदी नवजागरण नाम से जो टाइटल दिया है, बच्चन सिंह की ये किताब है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये औपनिवेशिक काल क्या है और हिंदी का नवजागरण कैसे होता है। इसमें भारतीय इतिहास के बहुत सारे बिंदुओं पर विचार करते हुए कह रहे हैं, रचनाकार कह रहा है कि भारतीय इतिहास का आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से आरंभ होता है। जिस प्रकार भक्ति आंदोलन सारे देश में एक साथ नहीं फैला, उसी प्रकार नवजागरण भी देश के किसी अंचल में पहले आया और किसी अंचल में बाद में। सबसे पहले उसका अरुणोदय बंगाल के क्षितिज पर हुआ। ऐसी सरकार के अनुसार 1757 में बंगाल में आधुनिक काल का उदय और मध्यकाल का अंत होता है। इसी वर्ष प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय और बंगाल के नवाब की पराजय होती है। यद्यपि अभी बंगाल को अंग्रेजी राज्य में मिलाया नहीं गया था, किंतु उस पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। सन 1818 में महाराष्ट्र अंग्रेजों के अधीन हो गया। वहाँ भी आधुनिक काल का आरंभ इसी समय से माना जाता है। सन 1856 में अवध भी अंग्रेजी राज्य का अंग बन गया और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम बिगुल बजा। हिंदी भाषी क्षेत्र विशेषतः उत्तर प्रदेश में इसी वर्ष से आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है, यानी बंगाल के आधुनिक काल से 100 वर्ष बाद। ठीक है, अब ये इन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से वो कह रहे हैं कि आधुनिक काल का आरंभ कहने का मतलब है कि जैसे हम मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ हम ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन होते चले जाते हैं, और उनका कहना है कि हम आधुनिक विचारों से और आधुनिक व्यवस्था से रूबरू होने लगते हैं। असल में प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, उसमें बंगाल को जीतने के साथ साथ अंग्रेजों ने फिर पूरे हिंदुस्तान पर धीरे धीरे कब्जा किया, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रही। और उस प्रक्रिया के चलने को लेखक कह रहा है कि किस प्रकार से आधुनिकता का मतलब कहने का मतलब है कि आधुनिकता पश्चिम से आती है। अब ये औपनिवेशिक क्या होता है? औपनिवेश यानी कि हम भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, जैसे कि ब्रिटेन के बहुत सारे उपनिवेश थे उस ज़माने में। पूरा यूरोप उसके अधीन था, एशिया उसके अधीन था, अमेरिका उसका गुलाम था, है ना, चाइना उसका गुलाम था, यानी पूरा लगभग पूरी दुनिया पर जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, है ना। तो जब इतना बड़ा साम्राज्य था अंग्रेज़ों का, तो धीरे धीरे फिर उन्होंने हिंदुस्तान पर भी कब्जा करना शुरू किया। जो लोग सिर्फ यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन व्यापार करते करते पता चला कि उनके पास कोठियाँ, सत्ताएं, सेनाएं, सरकार और साम्राज्य बनते चले गए। और एक दिन इतना बड़ा मुल्क जिसको उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, और हमारे सारे राजे महाराजे पता नहीं किस दुनिया में, किस संसार में सो रहे थे। इतिहास को समझने के बहुत सारे आयाम हैं कि किस प्रकार से हम कहते हैं कि बहुत प्राचीन ज़माना था, आज कि उस ज़माने में क्या रहा होगा। आप सोचिए, आज भी हम कहीं भी दुर्गम स्थान पर जाने से डरते हैं, लेकिन अंग्रेज आज से 300 साल पहले, 200-250 साल पहले किस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेते हैं। तो कहीं न कहीं तो उनके पास दिमाग रहा होगा, कहीं न कहीं तो उनके पास टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ के राजाओं से दिमाग एक्स्ट्रा रही होगा, तकनीक में आगे रहे होंगे, वो विचार में आगे रहे होंगे, सोच में आगे रहे होंगे, तभी तो 7 समंदर पार आकर के इतने बड़े मुल्क को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। और हमारे 565 जो रियासतें हैं, वहाँ के राजा समझते रहे कि इस पूरी पृथ्वी पर हमारा ही राज है। आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, और रंग महलों में सिर्फ अटखेलियाँ करते रहे, और अपने ही आपस में लड़ मर करके कटते रहे, और उनको अपने राज महलों से शायद कभी बाहर निकलने का फुर्सत नहीं मिला, या फिर उनके आपसी अपने रंजिश, या उनके अंदर इतिहास बोध या भविष्य बोध का अभाव, टेक्नोलॉजी में बहुत फॉरवर्ड नहीं होना, अपने समय को समझ नहीं पाना, और सिर्फ अपने साम्राज्य की सीमा तक ही अपने देश को समझना, पूरे हिंदुस्तान का परिकल्पना उनके पास शायद नहीं थी। तभी तो ये इतना बड़ा बेड़ा गर्क हुआ। और 19वीं शताब्दी का जो औपनिवेशिक समय है, असल में अंग्रेज़ों के आने से हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ें बदलती है। जब अंग्रेज़ धीरे धीरे करके पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेते हैं, तो वो एक भारत नाम का मुल्क, जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने पूरा पॉलिटिकल रूप से उसको एक करने का काम वो करते हैं। उसके बाद रेलवे का काम शुरू होता है, डाक का काम शुरू होता है, बहुत सारे नई नई चीज़ें आने लगती है, और वेस्ट की चीज़ों से यहाँ परिचित करने लगते हैं। यहाँ के व्यापार को अपने हिसाब से दोहन करके पैसा बनाने लगते हैं। और
यहाँ की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से अपने हिसाब से यूज़ करना, यहाँ के लोगों को कैसे अपने हिसाब से काम करवाना, क्योंकि वो राजा थे, मालिक थे, और जब मालिक थे तो उनके लिए हिंदुस्तानी क्या थे, कुत्ते। वो कहते थे ना, डॉग्स एंड इंडियन इज सेम। तो ये सब चीज़ें होने लगी और यहाँ के राजा महाराजाओं को उन्होंने कुछ कुछ स्वायत्ता दे दी और स्वायत्ता देकर के अपना साम्राज्य वो चलाते रहे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ शासन भी तो करना है ना, शासन करना है तो यहाँ से क्या कि कुछ लोगों को भी तो अपने हाथ में रखना पड़ेगा। तो लेखक कहता है कि इसी के साथ ये नवजागरण या पुनर्जागरण का काल आरंभ होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम पश्चिम की सभ्यता संस्कृति से परिचित भी होते हैं और यहाँ के लोगों को बोध होता है कि हिंदुस्तान कितना बड़ा है, उनकी सीमाएं भी सामने आती है। तो हम जब तक इस नवजागरण को नहीं समझेंगे तब तक हम आधुनिक हिंदुस्तान के इतिहास को या आधुनिक हिंदुस्तान कैसे निर्मित होता है उसको भी समझ नहीं पाएंगे। हम साम्राज्यवाद से पूंजीवाद और राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा बनती है, देखिए साहित्य को समझना हो, चाहे इतिहास को समझना हो, चाहे पॉलिटिक्स को समझना हो, चाहे समाजशास्त्र को समझना हो, हमें इन चीज़ों से गुजरना ही होगा। अगर हम आधुनिकता क्या है, नवजागरण क्या है, सामंतवाद क्या है, साम्राज्यवाद क्या है, कॉलोनियलिज्म क्या है ना, और पूंजीवाद कैसे आता है और समाजवाद कैसे आता है, इन सारी जो जो टर्मिनोलॉजी इसको समझेंगे नहीं तब तक हम साहित्य के, इतिहास के और संस्कृति के और किसी विषय के अच्छे अध्येता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें उन इतिहास की उन गतियों का, उन परिवर्तनों का पता ही नहीं है। तो इसलिए जब हम इस टर्मिनोलॉजी को समझेंगे कि ये औपनिवेशिक भारत था, लेकिन फिर भी भारत में, मतलब एक तरफ भारत गुलाम हो रहा था, लेकिन इनका कहना है कि फिर भी भारत में नवजागरण आ रहा था। तो ये कहीं ना कहीं जो औपनिवेशिक साम्राज्य था उसका पॉजिटिव जो बिंदु थे उनके बारे में लेखक बता रहा है कि अगर ये नहीं आता तो यहाँ के राजा महाराजाओं से फिर से जनताओं को कितना लड़ना पड़ता है, या वो अलग एक संघर्ष होता, और भारत किस तरह का भारत होता, उसकी एक अलग ही कल्पना होती है हमारे सामने, जो कल्पना हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। इससे ध्वनित होता है कि आधुनिक काल ले आने का श्रेय अंग्रेजी उपनिवेशवाद को है। जिस तरह भक्ति आंदोलन के बारे में प्रश्न उठाया जाता है कि यदि मुसलमान नहीं आए होते तो भक्ति आंदोलन की लहर न उठती, उसी प्रकार कहा जाता है कि यदि अंग्रेज न आए होते तो आधुनिक काल न आता। ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत उसे आना ही था, किंतु अंग्रेजी उपनिवेशवाद ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। अनजाने ही सही नए परिवर्तन का श्रेय उसी को दिया जाता है। 1853 में न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में प्रकाशित अपने लेख में मार्क्स ने लिखा है कि सच है कि हिंदुस्तान में सामाजिक क्रांति लाने के लिए ब्रिटेन ने जो कुछ किया उसके पीछे निकृष्ट स्वार्थों की पूर्ति का लक्ष्य निहित था। उसके लिए उसने जो तरीका अपनाया वह दुष्टतापूर्ण था। पर प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य जाति एशिया की मौलिक व्यवस्था में सामाजिक क्रांति हुए बिना अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है? यदि नहीं तो इंग्लैंड ने जो अपराध किए हैं इस क्रांति को लाने में, वह अनजाने इतिहास का हथियार बन गए हैं। वो कह रहा है कि जब तक सामाजिक क्रांति नहीं होती हिंदुस्तान में तब तक समाज बदल नहीं सकता है। और कह रहा है कि अगर अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जो भी किया है हम जानते हैं कि बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी उसका आना वो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को एक नई चेतना से लेस करता है, इसलिए हम इसको खारिज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम इसके इम्पोर्टेंस को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके आने से ही बहुत सारी चीज़ें बदलती है। ये कार्ल मार्क्स लिख रहे हैं। एशिया की स्थित सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए उसने एशियाई उत्पादन प्रणाली का ब्यौरेवार विचार किया। गांव की अपरिवर्तनशील और जड़ इकाई पर प्रश्न डाला, किंतु इधर इसके एशियाई उत्पादक प्रणाली पर जोरदार खंडन हुआ है। लोगों ने स्मृतियों में उदाहरण देकर सिद्ध करना चाहा कि गाँवों में खेती की बिक्री होती थी, यह परिवर्तनशील नहीं थे। 1927 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि इस अर्थ में चीन एशियाई नहीं है। आशीष नंदी जैसे लोग मार्क्स के इन विचारों में नस्लवाद और ओरिएंटलिज्म ढूंढते हैं, लेकिन उनके विचारों में स्वयं नस्लवाद है। ओरिएंटलिज्म का अंधा विरोध है। ओरिएंटलिज्म या प्राच्यवाद मुख्य भाषा वैज्ञानिक थे, उनमें से अधिकांश का दृष्टिकोण उपनिवेशवादी था, किंतु उन्हीं में विलियम जोन्स और मैक्स मुलर भी थे जिन्होंने भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का औद्धत्य का उदाहरण भी किया है। तो उनका कहना है कि ये जो प्राच्यवाद है, जिसको एडवर्ड सईद नाम का विद्वान था, उन्होंने भी उसको बहुत विचार किया। प्राच्य यानी पश्चिम, है ना। कह रहा है कि सब कुछ हमारा श्रेष्ठ है, और किस प्रकार से पश्चिम ने पूरा पूर्व के ऊपर जो कुछ थोपा है उसके बारे में बताया। वो पूरा विचार है वो कि सब कुछ हमारा श्रेष्ठ है और तुम्हारा सब खराब है, इसलिए हमारा आना इधर ज़रूरी था। तो ये पूरी बहस है जिसको आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ज़रूरत है, अभी साहित्य में इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि मतलब इसमें किस प्रकार से कार्ल मार्क्स का कुछ और कहना है, और अंग्रेज़ों के आने से किस प्रकार से भारत में एक नई सभ्यता आती है और उसका आना एक ज़रूरी था।
इन सारी चीज़ों को बता रहा था। अंग्रेज़ प्रेस लेके आते हैं, टेक्नोलॉजी लेके आए, नई चीज़ लेके आते हैं, उससे किस प्रकार से भारत में एक नई चेतना का आविष्कार होता है, ये उनका कहना है। तो ये पूरी लंबी बहस है। अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, ज़मीन का नया बंदोबस्त किया। ज़मींदारी और इस्मतबारी बंदोबस्त करने के कारण ज़मीन को क्रय विक्रय करने की खुली छूट मिल गई, वह व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में बदल गई। व्यावसायिक खेती को बढ़ावा दिया गया। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने कपास, पटसन, जूट और नील की खेती को प्रोत्साहन दिया। लोगों को नील बोने के लिए बाध्य किया जाता था। जो गेहूं, धान के स्थान पर डर के मारे किसान नील बोते थे, इससे खाद्य कम पड़ जाता था। बंगाल में इसका विरोध हुआ। चंपारण में महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन भी मुख्य नील की खेती के विरोध में ही हुआ था। कच्चा माल विलायत भेजा जाता था और वहाँ से पक्के माल के रूप में बदलकर भारत के बाज़ारों में पहुँचाया जाता था। ये सब जानते ही है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा कि अंग्रेज़ किस प्रकार से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे और ज़बरदस्ती उन्होंने बहुत सारे अपने हिसाब से कानून बनाकर बहुत सारी चीज़ें बदली उन्होंने, और किस प्रकार से उनका ये लाभ था कि हम अपने व्यापार को कैसे अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं, इसी पर उनका ध्यान था हमेशा, है ना। इस बंदोबस्त के फलस्वरूप नए वर्ग संबंधों की सृष्टि हुई। अब वर्ग की बात करते हैं ना, वर्ग, क्लास, कास्ट और क्लास का जो क्लेश है, अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा कि क्लास के मतलब एक नए मध्य वर्ग का उदय होना, एक तरफ खरीदार और एक तरफ बेचने वाला, है ना, तभी तो व्यापार चलेगा ना। तो इन सारी चीज़ों से एक नए वर्ग का उदय होता है। इस संरचना के शीर्षक पर जमींदार, बड़े जोतदार और महाजन थे, तो अधोभाग पर छोटे छोटे किसान, किस्मीदार, खेतिहार, मजदूर आदि थे। इन दोनों वर्गों में भी सीधा संबंध नहीं था, उनके बीच अनेक बिचौलिए थे। अतः जमींदारों और किसानों के बीच संवेदनात्मक संबंध निश्चित हो चुका था। सबसे ऊपर अंग्रेज बहादुर थे, जो वास्तविकता से दुगुना दूर थे। आर्थिक संरचना का जो नया रूप सामने आया वह न तो पूंजीवादी था, न सामंतवादी, और न ही मुगलों की पुरानी व्यवस्था की कोई कड़ी था। एक नया ढांचा था जिसे उपनिवेशवाद ने बनाया। टैक्स पर टैक्स लगाए गए, अकाल पड़े, किसानों से छिटपुट विद्रोह हुए, पर व्यवस्था अपनी जगह बनी रही। उद्योग धंधों को भी अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। पूरा देश गरीबी के गर्त में धकेला गया। इस आर्थिक संरचना से शोषण के अनेक विधियों से भारतीय नवजागरण का क्या संबंध है, इसकी चर्चा यथास्थान होगी, किंतु इस व्यवस्था से भी एक प्रकार की गत्यात्मकता है। वो कह रहा है कि उन्होंने इतना कुछ नुकसान किया, सब कुछ किया हमारा हिंदुस्तान का, लेकिन वो कह रहा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने इस व्यवस्था को गति प्रदान की, इसलिए से इसका इम्पोर्टेंट है। प्रेस और समाचार पत्रों के कारण विचार स्वातंत्र्य की नींव पड़ी। इसके माध्यम से बुद्धिजीवियों ने अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ किया। प्रेस खोलने और समाचार पत्र निकालने का श्रेय बेनिस्ट मिशन के प्रचार केरे को जाता है। सन 1800 में वार्ड केरे और ओशमैन ने कलकत्ते में थोड़ी दूर श्रीरंगपुरम में डेनिश मिशन की स्थापना की। देखिए प्रेस का कितना इंपॉर्टेंस होता है, प्रेस कैसे आपके समाज को बदलता है, इसको हम कहते हैं आजकल मीडिया से वो सोशल मीडिया में कन्वर्ट हो गया है। और पूरा मीडिया जो आप देख रहे हैं किस प्रकार से समाज में पूरा जहर फैला रहा है। तो मीडिया की कैसे सकारात्मक भूमिका हो सकती है और नकारात्मक हो सकती है, इसको भी हम समझ सकते हैं कि वो मीडिया यानी कि क्या होता है कि सत्ता के संरचना के बहुत सारे केंद्र होते हैं। अगर सिर्फ एक ही केंद्र होता है तो उसमें ये होता है कि वो कभी भी तानाशाह बन सकता है, कभी भी आपको ख़त्म कर सकता है। लेकिन सत्ता के जब बहुत सारे केंद्र होते हैं तो सत्ता में बैलेंस रहता है। और लोकतंत्र की सुंदरता या उसकी खूबसूरती इसी में है कि वो सबको अपनी बात रखने का मौका देता है और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करता है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने इतना शोषण किया, उसके बावजूद भी कहीं कह रहा है कि नई नई चीज़ें फिर भी गति कैसे प्रदान करता है, इसको भी उन्होंने काम किया। फिर 1826 में हिंदी का पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम होते हैं। फिर कलकत्ता से बहुत सारे जनरल निकलने लगते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस समय शुरू होती है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद अंग्रेज़ों का साम्राज्य होने के बावजूद भी उसके अंदर से ही जो लोग कुछ अंग्रेजी पढ़ रहे थे, बाकी विदेशी साहित्य पढ़ रहे थे, अंग्रेजी सीखने लगे, तो उससे उनके साम्राज्य की बहुत सारी चीज़ें उन्हें जानने लगे, तो वो समझने लगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है ना। बाकी उससे पहले तो पढ़ने लिखने वाले कोई थे ही नहीं। तो आपको क्या पता है कि राजा क्या कह रहा है, आपके कानून में क्या लिखा हुआ है, आपके शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि आपकी दुनिया तो उतनी छोटी थी ना। ये बात है। उपनिवेश विरोधी चेतना जागृत करने का सर्वाधिक श्रेय पाश्चात्य शिक्षा को है। और कह रहा है कि उपनिवेशवाद यानी साम्राज्यवाद के खिलाफ में जो चेतना आती है वो उसका सबसे बड़ा योगदान अंग्रेजी को है, क्योंकि उसको पढ़ के आप उसके समाज के बारे में बहुत सारी चीज़ें अपने आप जानने लग जाते हैं। क्योंकि जब आप उसकी भाषा ही नहीं जानते हैं तो फिर आप कैसे जानेंगे कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है। तो इसलिए
इस नवजागरण को समझने के लिए, इस उपनिवेशवाद को समझने के लिए कि किस प्रकार से उसके विरोधाभासी, उसमें डायलॉग कैसे द्वंद्व है, अंतर्द्वंद है कि एक तरफ तो वो हमें गुलाम बना रहा है, लेकिन एक तरफ हमें आज़ादी के रास्ते भी खोल रहा है हमारे लिए। तो इसलिए वो गुलामी कहीं कि हमारे लिए उपयोगी साबित हो रही है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज में स्वीकार किया है कि भारत को अंग्रेजी शिक्षा बहुत लाभप्रद सिद्ध हुई, किंतु जनता पर जो प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई वो भारतीय संस्कृति के कारण। इन लोगों ने स्वयं अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारत के अतीत को खोजा। आरंभ में अंग्रेज इस देश के निवासियों को परंपरागत शिक्षा देना चाहते थे। इसके दो कारण थे, एक तो यह कि अंग्रेजी शिक्षा से भारतीय अप्रसन्न होंगे, दूसरा यह कि इससे जो नई चेतना उत्पन्न होगी वो उपनिवेशवाद को भारी पड़ेगी। अंततः दोनों बात सच निकली, है ना। तो कह रहा है कि उन्होंने चाहते थे कि मतलब अंग्रेजी हम नहीं पढ़ाएं, पहले अपने यहीं के लोगों की भाषा पढ़ाएं, लेकिन वो पहले चाहते थे कुछ, लेकिन फिर उनको पता था कि गड़बड़ होगा। और जब यहाँ के लोग इंग्लिश पढ़ने लगे तो किस प्रकार से उनके अंदर एक चेतना आई, क्योंकि वो चेतना इसलिए है कि वो इंग्लिश भाषा के माध्यम से दुनिया की हर चीज़ को जानने लगे ना। भाई आप एक भाषा जानेंगे तो उससे उस भाषा में कितना सारा साहित्य लिखा जा रहा है, इतनी सारी घटनाएं हो रही, सब आपको पता चल जाएगी। तो कहीं न कहीं ये उनके लिए फिर भारी पड़ा बाद में। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी सरकार कलकत्ता में कलकत्ता मदरसा और बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला है। कंपनी ने खुद खोला है कुछ। देखिए किस प्रकार से ये भी तो योगदान दिया उन्होंने ना, कि उनको भी तो बाबू वर्ग की ज़रूरत थी। भाई कब तक इंग्लैंड से लोगों को लेके आएंगे, इंग्लैंड से लोगों को लेके आते थे, बहुत महंगा पड़ता था उनको। तो उन्होंने कहा कि यहीं के लोगों को हम तैयार करते हैं, तो हमारे ऑफिसों का काम, हमारे छोटा मोटा काम कर देंगे, तो हमें इतने लोगों को बाहर से लाना नहीं पड़ेगा भाई। तो उन्होंने कॉलेज खोलना है, स्कूल खोलना है, सारा काम शुरू किया। क्योंकि यहाँ पहले तो गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में क्या पढ़ाई होती थी इसके बारे में आप जानते ही हैं। तो फिर इन्होंने क्या किया कि ये सब खोलना शुरू किया। संस्कृत सन 23 में कलकत्ता में लोक शिक्षा समिति की स्थापना की गई। इस समिति में कुछ लोग अंग्रेज शिक्षा के पक्षपाती थे और कुछ लोग विरोधी भी थे। इसी वर्ष राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड एम्स्ट को पत्र लिखते हुए गवर्नर जनरल से अनुरोध किया कि संस्कृत शिक्षा प्रणाली को बंद कर दिया जाए। व्याकरण की बारीकियों, वेदांत, मीमांसा, न्याय आदि के कंठस्थ करने में विद्यार्थियों को 1 दर्जन वर्ष व्यर्थ खर्च हो जाते हैं। ऐसे छात्र समाज के अच्छे सदस्य नहीं बन सकते। इन विषयों के स्थान पर उन्हें प्राकृतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित आदि की उपयोगी शिक्षा दी जाए। 1835 में मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में एक प्रारूप तैयार किया और कुछ वाद विवाद के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया। 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालय खुल गए। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी स्थापित होगी। देखिए ये मैकाले ने 35 में तैयार किया 1800, और 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में तीनों विश्वविद्यालय खोल करके किस प्रकार से इस आधुनिक शिक्षा जिसमें इंग्लिश को एक स्थापित करने का काम शुरू करते हैं। और आज देखिए आप इंग्लिश के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप मातृभाषा बाकी सारी भाषाएं पढ़िए, लेकिन इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए। इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश देन यू नॉट सर्वाइव एंड यू डोंट प्रोग्रेस एंड यू डोंट हैज यू विश हैज यू वांट जॉब नॉट फाइंड आउट यू। सो रिक्वायर द इंग्लिश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अंग्रेज उस ज़माने से इसको किस प्रकार से स्थापित करते हैं, और आप समझ सकते हैं कि उपनिवेशिकवाद का क्या हुआ, एक बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने हमें गुलाम बनाया, हमारे व्यापार को नष्ट किया, यहाँ के सब कुछ ले गए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया। किस प्रकार से विश्वविद्यालय खोले, यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट दिया। अंग्रेजी के पक्ष में अंग्रेज भी थे और इस देश का भद्र लोग भी था। भद्र लोग मतलब एलिट क्लास, उच्च वर्ग। पर दोनों के उद्देश्य भिन्न थे, एक दूसरे विरोधी। मैकाले को उपनिवेशिक व्यवस्था के लिए क्लर्कों की जरूरत थी, जनता की मानसिकता को उपनिवेशित के पक्ष में डालना था। भद्र लोग को नए ज्ञान विज्ञान द्वारा जनता को बौद्धिक आधार पर अपनी वर्तमान व्यवस्था के प्रति जागरूक बनाना था। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने उद्देश्य थे। अंग्रेज चाहते थे कि हम सस्ते लोग मिल जाएंगे, और यहाँ के लोग चाहते थे कि हम लोग पढ़ेंगे तो हमारी जनता कुछ समझेगी क्या दुनिया में क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से ये उपनिवेशवाद की प्रस्तावना, और इसने इस समाज के लिए, लोगों के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। कि क्योंकि आप ज्ञान जब प्राप्त करेंगे तो आपकी आंखें खुलेगी, आप समझेंगे कि हो क्या रहा है। इसलिए आप पढ़ते हैं इतिहास में कि सदियों सदियों तक जिस समाज को ज्ञान से वंचित रखा गया उसकी स्थिति क्या रही, और जो हमेशा ज्ञान में रहा वो हमेशा सत्ता को संचालित करता रहा, वो हमेशा पावरफुल रहा, इन्फ्लुएंस रहा उसका हर जगह पर, क्योंकि उसको पता था क्या करना है। लेकिन जिन लोगों को न पढ़ने दिया गया, न लिखने दिया गया, जो ज्ञान से दूर रहे, वो हमेशा मजदूर बन के रहे। उनको न तो खुद अपनी कोई डिग्निटी बना पाए, न कोई सोशल स्टेटस बना पाए, न पॉलिटिकल, न कल्चरल अपना पावर, अपना को डोमेन बना पाए। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि जब आपको इन्फ्लुएंस करना होता है, कुछ हासिल करना होता है, तो ज्ञान उसमें अपना कितना बड़ा योगदान देता है और ज्ञान का कितना बड़ा रोल होता है। हम ज्ञान
को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आपको अगर लंबी छलांग लगानी है तो ज्ञान का कितना इंपॉर्टेंस है, ज्ञान कैसे आपको हर सिस्टम में आपको बचा सकता है। आप व्यापार करेंगे तब भी, आप शिक्षक बनेंगे तब भी, आप कोई भी बड़ा काम करेंगे जीवन में तो ज्ञान आपकी हमेशा हेल्प कैसे कर सकता है। फिर अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को सरलतापूर्वक नहीं स्वीकार किया गया और 1841 में कहा कि यदि हमारा उद्देश्य भारतीय जनता का ज्ञानवर्धन और उसके मस्तिष्क का परिष्कार करना है तो हमें उसे देशी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। स्त्री शिक्षा के लिए और दूसरा कौन उपाय हो सकता है। मेरा दृढ़ विचार है कि यह शिक्षा भारतीय जनता को पहुंच के बाहर है। बंगाल में अंग्रेजी के प्रति अति उत्साह था, किंतु उसी बंगाल में सन 1838 में उदयचंद ने बंगाल भाषा में एक लेख लिखा था। उसका अभिप्राय यह था कि इस देश के लोगों को अपनी भाषा का अध्ययन करके ही क्षमता प्राप्त कर सकते हैं जिससे वे अपनी गुलामी की बेड़ियाँ काट सके। बंकिम अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों को फालतू विवेकानंद रीढ़हीन कहते थे, है ना। तो ये सब तरह के जनमत थे। और भारतेंदु को अब जब पढ़ेंगे आप तो भारतेंदु कहते हैं कि निज भाषा की कितनी ज़रूरत है। और क्योंकि निज भाषा की देखिए उसके बाद ज़रूरत थी बाद में, क्योंकि आपको बाद में इस साम्राज्य को उखाड़ना भी तो था ना। तो एक इंडियन आइडेंटिटी इसको बोलते हैं, भारतीयता की पहचान के लिए भारतीय भाषा कितनी ज़रूरी है। लेकिन उसमें इंग्लिश भी आपको इतनी ज़रूरी थी और उसका भी इतना इंपॉर्टेंस है, तो उसको भी आप खारिज नहीं कर सकते, इसलिए इसको महत्वपूर्ण है। अब क्या कह रहा है, यदि देशी भाषाएं शिक्षा का माध्यम रही होती तो आज देश का सांस्कृतिक राजनीतिक नक्शा कुछ दूसरा होता। अंग्रेजी माध्यम के कारण तत्कालीन भद्र लोग सामान्य जनता से कटकर अलग हो गया। अलगाव की प्रक्रिया अब भी उन्हीं अंशों में कायम है। हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार बहुत बाद में हुआ। सन 1858 में प्रकाशित बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की एक विज्ञप्ति से पता चलता है कि पटना में स्कूलों के इंस्पेक्टर जनरल को कार्यालय के लोग भूतखाना समझते थे। हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी के प्रति आज भी उत्साह नहीं है। जो कुछ भी हो, इसने एक मध्य वर्ग पैदा किया जिसने नव जागरण के उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो कह रहा है कि जितना कुछ भी हो, हिंदी पट्टी में अंग्रेजी के प्रति आज भी इतना उत्साह नहीं है। लेकिन उसका कहना है कि फिर भी इसने क्या किया कि एक मिडिल क्लास को पैदा किया। मध्य वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो कि आपके समाज की कह सकते हैं कि मतलब रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। उसमें सोचने वाले लोग भी होते हैं, विचार करने वाले भी होते हैं, गुलामी करने वाले भी होते हैं। लेकिन वो एक कह सकते हैं कि समाज के उस अभिजात्य वर्ग को, इलिट वर्ग को एक कह सकते हैं कि मतलब एक प्रतिपक्ष देता है। वो उसको एहसास करवाता है कि तुम हमारे कारण जिंदा हो, तुम बहुत कुछ उत्पादन करोगे, लेकिन अगर हम लोग खरीदेंगे नहीं, अगर हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे तो कल तुम्हारी फैक्ट्रियाँ, तुम्हारी कंपनियाँ, तुम्हारे धंधे बंद हो जाएंगे। वो उपभोक्ता वर्ग होने के साथ साथ सोचने विचारने वाला और चिंतन करने वाला वर्ग भी मिडिल क्लास ही होता है। जो मिडिल क्लास आज आप देख रहे हैं सब तरफ फैला हुआ है। तो ये मिडिल क्लास कोई एक दिन में पैदा नहीं हो गया है, इसको पैदा करने के लिए बहुत समय लगा है और इसकी अपनी भूमिका है। इसके बगैर कोई भी समाज अपने आप को विकास की उस धारा में बहाना चाहता है, वो बहुत तो नहीं बहा सकता है। भौतिक परिस्थितियों के बदलाव और पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव को मुख्यतः नवजागरण का आधारभूत कारण मान लिया गया, परंतु इस काल के महापुरुषों राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे, दयानंद, श्रीमती एनी बिसेंट पर विचार करने से उपयुक्त सामान्यकरण खंडित हो जाता है। इन लोगों के अतिरिक्त नारायण गुरु और महात्मा फूले आदि का पाश्चात्य शिक्षा से कुछ संबंध न था। राजा राम मोहन राय, रानाडे, विवेकानंद अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित थे, इसलिए कहना है कि पाश्चात्य शिक्षा के कारण नवजागरण आया सही नहीं है। अनेक कारणों में से एक कारण वह भी था, पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित लोगों तथा सांस्कृतिक शिक्षा से प्रभावित व्यक्तियों ने तत्कालीन यथार्थ और समाज के रूपांतरण को लगभग समान ढंग से ग्रहण किया। अंग्रेजी उपनिवेशवाद को देवी वरदान के रूप में देखना, जाति पाति और मूर्ति पूजा का विरोध आदि उसकी सामान्य विशेषताएं हैं। उनके अंतर विरोध तत्कालीन उपनिवेश तथा स्वयं उसकी शिक्षा पद्धति में अंतर नहीं थे, है ना। तो उसने कहा कि इधर फुले भी थे, नारायण गुरु भी थे, इनका हिंदुस्तान की सारी चीज़ों से था। लेकिन आपको बताया कि महात्मा फुले तो अंग्रेजी की ही बात करते हैं, कहते हैं अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे तो कैसे कुछ करोगे। तो इंग्लिश ने क्या किया कि आंखें खोली और कह रहा है कि वो बहुत सारा कारण वो नहीं था, लेकिन वो भी एक कारण था जिसने यहाँ की जनता में चेतना फूंकने का काम किया, लोगों को जगाने का काम किया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज, रानाडे ने 1870 में प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज और 1982 में मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। आप जानते हैं, इसको इतिहास पढ़े होगा। किंतु केरल में नारायण गुरु निम्न जाति के थे, उनका आंदोलन ईस्वा निम्न जाति कही जाने वाली का सम्मिलित था। महाराष्ट्र के मूले
निम्न जाति के थे। इस तरह नवजागरण का प्रकाश अपने अपने ढंग से सभी वर्गों में फैल रहा था, है ना। और सबने इस प्रकार के इसको योगदान किया। प्रश्न उठाया गया है कि इस भारतव्यापी नवजागरण का कोई भौतिक आधार भी है अथवा शुद्ध अधिरचना है। मार्क्सवादियों ने इस संबंध में सबसे अधिक विचार किया। 1974 में राजा राम मोहन राय की दूसरी जन्म शताब्दी के अवसर पर सुमिति सरकार और अशोक सेन ने राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के संबंध में लेख लिखे थे। सरकार का कहना है कि पहले ही मार्क्सवादी नवजागरण पर विचार करते हुए परंपरा बनाम प्रगति के संदर्भ में पश्चिमवाद का समर्थन करते थे। परंपरा और आधुनिकता के आधार पर लिया गया निर्णय ब्रिटिश साम्राज्य के शोषण पर पर्दा डाल देता है। राजा राम परंपरा के अलावा अंतर्विरोध से भरा पड़ा है। उन्होंने कट्टर हिंदुत्ववादियों से समझौता किया, अंग्रेज उपनिवेशवादियों के सहयोग से परिवर्तन लाने की कोशिश की, लेकिन औपनिवेशिक पराधीनता बुर्जुआ आधुनिकता के मार्ग में दीवार बनकर खड़ी थी। ऐसी स्थिति में जो भी आधुनिकता आई वह आधुनिकता का कैरिकेचर थी। उन्होंने प्रश्न उठाया कि तत्कालीन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, उत्पादन के ठहराव, किसान विद्रोह, किसानों के शोषण, वर्गों के बीच बढ़ती हुई खाई के संदर्भ में इस आधुनिकता को क्या महत्वपूर्ण जुड़ता है जिसे महत्वपूर्ण कहा जाए। वो कह रहा है कि सब कुछ था, हमारे पास आधुनिकता थी, लेकिन किसानों की जो स्थिति थी और ये पूरा बुर्जुआ जो वर्ग था, कैरिकेचर नहीं, उसका सिर्फ कच्चा वर्ग है ना, क्योंकि एक तरफ अभिजात वर्ग अपने जीवन का मजा ले रहा था और किसान लोग अपनी दुर्दशा के शिकार हो रहे थे, गरीब लोगों की स्थिति बहुत खराब थी। तो फिर इस आधुनिकता को हम क्या करें। और वो 19वीं शताब्दी में आई हुई आधुनिकता आज भी चल रही है, आज भी हिंदुस्तान आधुनिक ही हो रहा है। तो इस सारी प्रक्रिया में क्या फिर आधुनिक उसमें कौन हो रहा था? क्या समाज का एक खास वर्ग हो रहा था और समाज का एक जो बहुल वर्ग है वो भी आज भी अपने आधारभूत अधिकारों के लिए लड़ रहा है? क्या आज भी वो शिक्षा से वंचित है? क्या आज भी वो नहीं जानता है कि आधुनिकता क्या है, मॉडर्निटी क्या है? उसके लिए आधुनिकता सिर्फ रोटी से बढ़कर नहीं है। क्या ऐसा सवाल है क्या? तो इस प्रकार के बहुत सारे सवाल हैं। अशोक सेन ने ग्रामशी का हवाला देते हुए ईश्वरचंद्र विद्यासागर के संबंध में कहा कि वो सारतः सरकार के कथन से भिन्न नहीं है। उनके अनुसार सामाजिक रूपांतरण से संबंध शक्तियों से उन बुद्धिजीवियों का कुछ रचनात्मक संबंध नहीं था। बौद्धिकता के माध्यम से उस आधुनिक तत्व को प्राप्त करना जो अर्थव्यवस्था को स्वीकार्य नहीं था, तर्कानुमोदित नहीं हो सकता। वो कह रहा है कि बौद्धिक रूप से आप अपनी किताबों में कहते रहे कि हम आधुनिक हो गए, लेकिन वास्तविकता में कह रहा है कि हिंदुस्तान आधुनिक नहीं हुआ था। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि आधुनिकता आई थी हिंदुस्तान में, लेकिन उसका प्रस्ताव, उसका फैलाव बहुत कम था, है ना। तो इसलिए उसको फैलने में फिर बाद में आज़ादी के बाद बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए, शिक्षा से लेकर तमाम चीज़ों को लेकर के। यह आंतरिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण बहुत कुछ न्यूनीकृत और नीतिवादी डिटर्मिनिक है। प्रत्येक स्थिति में आधार और अधिरचना का तालमेल नहीं बैठता। लियोनार्डो पेगी ग्रामशी का हवाला देते हुए लिखता है कि उसने रूस के बारे में जो लिखा है उसे वहीं तक सीमित नहीं किया जा सकता। जिन देशों में पूंजीवाद और उद्योगवाद शिखर पर पहुंच चुका है उनमें सर्वदा तदनुकूल परिस्थितियां नहीं रही है। जहां पूंजीवादी परिपक्वता नहीं आई और वहां भी विकास की संभावनाओं को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः पारंपरिक भौतिकवाद की नई व्याख्या अपेक्षित है। वो कह रहा है कि हम हमेशा कार्ल मार्क्स की उस आधार और अधिरचना के आधार पर व्याख्या नहीं कर सकते हैं कि अगर आर्थिक स्थिति बदलती है तो बाकी सारी चीज़ें बदल जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक ही फॉर्मूला सब जगह लागू हो, क्योंकि सब जगह की चीज़ें अलग अलग होती है, उनका समाज अलग होता है। हमारे यहाँ पर तो मध्य वर्ग था ही नहीं। हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि जातियाँ हैं, कितनी सारी जातियाँ हैं, जाति के भीतर जाति है। तो फिर हम डायरेक्ट किसी एक फार्मूले को ऊपर से लाकर अगर अप्लाई करेंगे, और आज हिंदुस्तान में मार्क्सवाद की जो स्थिति हो रही है उसका कारण यही है कि जो लोग लीडिंग रोल में है वो किन जातियों और किन समाजों से लोग आते हैं। ऑर्गेनिक लीडरशिप की हम बात करते हैं, लेकिन कहाँ है वो? हम सभी जातियों के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, लोकतंत्र में सबका प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन वो हमारे पास नहीं है। और जिन लोगों ने इस मुल्क को लीड किया है, अगर उनके मंशे उनकी मंशाएं अच्छी थी, लेकिन उनकी मंशाओं में कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ रहा, तभी तो आज जिन समस्याओं का हमें समाधान करना था वो समस्याएं कहीं कि आगे आकर खड़ी होगी हमारे सामने आज। और हम कास्ट, क्लास और तमाम चीज़ों को जो जिस तरह से डील करना चाहिए था उनको डील नहीं कर पाए। और जिस साइंटिफिक टेम्पर की हम बात करते रहे, जिस आधुनिकता के साथ हम हिंदुस्तान को बढ़ाने की बात करते रहे, उसकी नीति क्या हो रही है और किधर जा रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है। और हम एक ही फार्मूले को, क्योंकि ग्रामशी ने आपको अगर पढ़ा है तो कार्ल मार्क्स के सारे फार्मूलों को बाद में उसने नए अलग रूप में डिफाइन किया उसने।
उसने उसमें कल्चर की कितनी बड़ी भूमिका थी, सामाजिकता की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है और बाकी तमाम चीज़ों की क्या भूमिका हो सकती है समाज में, उन सारी चीज़ों को अपने पूरे पूरे चिंतन में उसने बहुत डिफाइन किया अलग से। और उसने बताया कि सिर्फ हम एक ही फार्मूले से हर चीज़ को देखेंगे तो हम समाज की कभी भी व्याख्या नहीं कर पाएंगे और कभी भी हम पॉलिटिकल तानाशाही कब किस मुल्क में कहाँ आएगी हम इसका अंदाज भी नहीं लगा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है कि आधुनिकता के कौन कौन से कारण हैं उन पर वो बता रहा है। और इस संदर्भ में ग्रामशी की इतावली इतिहास पर टिप्पणियाँ दृष्टि। ग्रामशी इटली के बहुत बड़े चिंतक थे, थिंकर थे। उन्होंने अपने चिंतन में इसी पूरे वर्चस्व की तमाम राजनीति को, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, उन सारी चीज़ों पर विचार करते हुए उन्होंने पूरा अपना चिंतन इसी को लेकर दिया है। उन विषयों पर में इटली के रिजोगोर्मेंटो आंदोलन को की चर्चा करता है। उसकी तुलना उसने फ्रांसीसी क्रांति से की है। फ्रांसीसी क्रांति की तरह इटली के आंदोलनकारियों में वह शक्ति नहीं थी कि पूरी ताकत से संप्रभुता संपन्न वर्ग पर आक्रमण करते, अतः उन्हें दूसरा मार्ग अपनाना पड़ा। राजनीतिक आर्थिक प्रभुत्व के प्रभाव में ये लोग लघु लघु सामाजिक रूपांतरों में लग गए। वो कह रहा है कि जब उनको पता था कि हम, क्योंकि आपके सामने जब सत्ता बड़ी होती तो आप कैसे फिर चेंज करेंगे। तो कह रहा है कि फ्रांस की बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर जब आपको लग रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर क्या, उस सिस्टम के अंदर ही फिर आपको धीरे धीरे छोटे छोटे परिवर्तन करने होते हैं। शिक्षा, बाकी जो आपके आधारभूत जो चीज़ें होती हैं उसी को लेकर आप समाज को बदल सकते हैं। आप आमूलचूल परिवर्तन की जब बात करते हैं तो उसमें वो नहीं हो रहा है, तो आपको उस चीज़ों को समझ करके धीरे धीरे फिर परिवर्तन को गठित करना होता है और वही परिवर्तन आपके वास्तविक परिवर्तन को प्रभावित करता है। इसलिए उसका कहना है कि ग्रामशी ने कहा है कि उसमें उन्होंने इटली में फिर वही रास्ता अपनाया इन लोगों ने। भारतवर्ष में नवजागरण से संबंध व्यक्तियों ने भी वही किया जो गेमेंटो आंदोलन से संबंध लोगों ने किया। तत्कालीन निषेधात्मक और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से जूझने का कोई उपाय न था, किंतु अंग्रेजों के शोषण, लूट, धनापनहार के प्रति सभी सचेत थे। कुछ लोगों के विचार में सांस्कृतिक विचारधारा नहीं थी, है ना। तो फिर भारत में भी यही हुआ, गांधी ने वही रास्ता अपनाया फिर कि हम इनसे अगर युद्ध करेंगे तो हम कभी जीत नहीं सकते, इसलिए हमें नॉन वायलेंस का रास्ता, हमें उसी तरह से इनसे जीत सकते हैं, वही तरीका हमारे पास है। किसी खतरे के समय संस्कृति का संरचनात्मक स्मरण होता है। तीसरी दुनिया के पिछड़े हुए देशों ने अपने सांस्कृतिक